तो मित्रों, आज का टॉपिक अपन लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यह अपवर्तन क्या होता है, इससे जुड़ी हुई घटनाएं अपन दैनिक जीवन में देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी या तालाब का पेंदा अपन देखते हैं तो वह अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी से भरे गिलास में पेन या पेंसिल हो तो वह अपने को मुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार पानी से भरे गिलास में कांच का सिक्का पड़ा हो तो वह अपने को ऊपर उठा दिखाई देता है। इन सब का कारण होता है अपवर्तन। यह अपवर्तन क्या चीज है, अपन एक इस किरण आरेख के माध्यम से देखें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, प्रथम माध्यम को हमने लिया हवा, यह विरल पानी की तुलना में विरल होती है। दूसरा माध्यम हम लेते हैं पानी, ये हवा की तुलना में सघन होता है, इसलिए हवा को हमने कहा विरल माध्यम और पानी को कहा सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम अर्थात हवा से पानी में प्रवेश करती है, पर्थकारी तल यानी हवा और पानी को अलग करने वाली सतह को बोलते हैं पर्थकारी तल। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है। अपने को पता है प्रकाश सदैव सीधी एवं सरल रेखा में गमन करता है, तो इसके हिसाब से इस प्रकाश किरण को यूं जाना था। लेकिन जैसे ही ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल से जैसे ही सघन में प्रवेश करती है ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की यही घटना अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। पर्थकारी तल से जिस किरण का विचलन हो जाता है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं और इसे हम जानते हैं अभिलंब कहते हैं। यह है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं और इसे कोण आई से दर्शाते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे कोण आर से दर्शाते हैं। तो क्या है अपवर्तन? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात अपन कहें कि विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करें तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत स्थिति यदि अपन बनाए, यहां पर सघन माध्यम ले ले और नीचे विरल माध्यम ले ले, सघन माध्यम और ये दूसरा माध्यम हमने ले लिया विरल। तो प्रकाश की किरण, ये देखिए मार्ग इसका यूं होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, यह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अपन कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पर्थकारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है, जबकि सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को अपन अपवर्तन के नाम से जानते हैं। अपवर्तन क्यों होता है? यह अपवर्तन इसलिए होता है, हमें पता होना चाहिए निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में।
निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जब प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से गुजरती है तो विभिन्न माध्यमों में की स्थितियां अलग अलग होती है। कई माध्यम सघन होते हैं, कई विरल होते हैं। तो विभिन्न माध्यमों में जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश के पथ में विचलन हो जाता है और इसी विचलन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। वेग में जो परिवर्तन होता है, प्रकाश के वेग में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के कारण ये विचलन अपने को दिखाई देता है और इसी को अपन अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी अपवर्तन के कारण अपने को विभिन्न ये घटनाएं दिखाई देती है, जैसे पानी में डूबी हुई पेंस या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। उसके बाद में इसी से संबंधित 2 टॉपिक यहाँ साथ में ही बता देता हूं। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अपने को कुछ घटनाएं दिखाई देती है, जैसे आग के पीछे स्थित वस्तुएं हमें हिलती हुई दिखाई देती है, इसका कारण अपवर्तन ही होता है। इसके अलावा सूर्योदय, जब सूर्य उदय होता है उसके 2 मिनट पहले ही अपने को उदय प्रतीत होता है। इसी प्रकार सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद में अपने को दिखाई देता है, इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। अब चूंकि अपन अपवर्तन कर रहे हैं तो साथ में अपवर्तन के नियमों पर भी अपन यहां ध्यान दे लेते हैं। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का पहला नियम परावर्तन के जैसा ही है। क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ये हमने पहले भी परावर्तन में ऐसे कुछ समझा था, एक बार फिर आप देखिए। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। पृथ्वी तल पर जिस किरण का विचलन होता है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। यह अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिसे कोण आई से दर्शाते हैं, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण आर से दर्शाते हैं। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या है? यह आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा इसका नियम है वो क्या है? आपतन कोण की ज्या, जिसे अपन साइन आई भी कहते हैं, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए मित्रों, ये स्नेल का नियम अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीधा अपने को स्नेल का नियम के नाम से प्रश्न आ जाता है, इसलिए इस पर विशेष अपने को फोकस करना है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। अब यही अपन अपवर्तन के नियम कर रहे हैं तो साथ में अपने को अपवर्तनांक का ज्ञान होना चाहिए। अपवर्तनांक क्या होता है? दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है, उसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक को अपन म्यू से दर्शाते हैं। तो अपन कहें द्वितीय माध्यम का वेग, जिसे अपन v1 से दर्शाएं, प्रथम माध्यम का वेग, सॉरी इसको v2 से और इसे v1 से का अनुपात होता है, वो एक स्थिरांक होता है, उसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। द्वितीय यानी दूसरे माध्यम का वेग और प्रथम माध्यम के वेग का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। यदि द्वितीय माध्यम निर्वात हो, द्वितीय माध्यम क्या हो? निर्वात हो, तो इसका अपवर्तनांक क्या कहता है? इसके सापेक्ष अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाएं तो अपन कहेंगे निर्वात में
प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश के वेग को दर्शाएं c से और माध्यम में प्रकाश के वेग को दर्शाएं v से। तो म्यू बराबर c बटा v। ऐसे अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात माध्यम द्वितीय यदि निर्वात हो तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर c बटा v। उसके बाद में एक टॉपिक और है यहाँ पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है समझिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कौन सा माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस प्रकाश की किरण को यूं जाना था, लेकिन पर्थकारी तल पर इसका विचलन हो जाता है और यह विलंब से दूर हट जाती है। ये अपना आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण समूल आर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से ये दूर हट जाती है। जब हम इस आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है। इसको और अधिक बढ़ाएं तो ये जो अपवर्तित किरण है ये परावर्तित हो जाती है, यानी अपवर्तित किरण सघन माध्यम से जो विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये विरल माध्यम में प्रवेश करने की बजाय पुनः सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाती है। इसे ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आजकल जो ऑप्टिकल फाइबर जिनका उपयोग किया जाता है उनमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उपयोग किया जाता है। अब अपन एक अपवर्तनांक पे आधारित एक सवाल भी कर लेते हैं। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो एवं कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपने को जो दिया गया है पानी का अपवर्तनांक, जिसे अपन म्यू डब्ल्यू के रूप में दर्शाया 1.33, ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक 1.5 दर्शा दिया। हमें क्या ज्ञात करना है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए करना है। तो अपन ने यहाँ फार्मूला इसका लिख लिया, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू जी, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी का जो वेग हो गया उसको वी डब्ल्यू और ग्लास यानी कांच का वेग है इसको वी जी से दर्शाया। तो इसका फार्मूला हमने कर लिया, म्यू डब्ल्यू जी बराबर वी डब्ल्यू बटा वी जी। यदि प्रकाश का वेग सी हो तो पानी का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश का पानी में वेग, या प्रकाश के वेग को हमने ज्ञात किया वी डब्ल्यू बराबर सी बटा म्यू डब्ल्यू। इसी प्रकार प्रकाश का कांच में वेग म्यू डब्ल्यू बराबर सी यानी निर्वात में प्रकाश का वेग और ग्लास में प्रकाश का वेग वी जी जिसे दर्शाते हैं। और ग्लास में जो प्रकाश का वेग है वी जी जिसको निकाल लिया हमने सी बराबर बट्टा म्यू जी। अब इस समीकरण 2 और समीकरण 3 का जो मान है इसको हमने समीकरण 3 कह दी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। हमारी समीकरण 1 थी म्यू डब्ल्यू जी बराबर वी डब्ल्यू बट्टा वी जी। वी डब्ल्यू और वी जी का मान रखा और जिसको हमने हल किया तो म्यू जी
थोड़ा सा गलत हो गया, बटा म्यू डब्लू, ये अपना हल आ गया। और म्यू जी और म्यू डब्लू का मान रखा तो इसका आंसर 1.12, ये पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने ज्ञात किया है 1.12। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजन, प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस घटना को अपन प्रिज्म के माध्यम से समझते हैं। ये प्रिज्म क्या होता है? कांच की त्रिभुजाकार आकृति है, इसको प्रिज्म कहते हैं। इस प्रिज्म में 3 आयताकार पार्श्वपृष्ठ होते हैं और 2 त्रिभुजाकार आधार होते हैं। 3 आयताकार पार्श्वपृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार आधार से घिरी हुई आकृति को प्रिज्म कहते हैं। इस प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसका अध्ययन अपन इस प्रिज्म से देखते हैं। इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। स्पेक्ट्रम, पहला जो स्पेक्ट्रम है न्यूटन वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था और इसी ने इस स्पेक्ट्रम के माध्यम से बताया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रिज्म पे प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरण डालते हैं तो इस प्रकाश की किरणों को अपन किसी पर्दे पे लेते हैं, तो पर्दे पर अपने को एक सतरंगी पट्टी दिखाई देती है। इस सतरंगी पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं, अर्थात प्रकाश के अवयवी वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के ये जो 7 रंग होते हैं, इसको अपन एक सरल से सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। विबग्योर, वी वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, जी ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ओ ऑरेंज नारंगी और रेड यानी लाल। तो इसको अपन सरल फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। बेजानी है पिनाला, बेजानी है पिनाला, या आप विबग्योर से भी इसको इन रंगों के क्रम को याद कर सकते हैं। प्रकाश के वेग के आधार पर सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है और सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है। तो ये एक सतरंगी पट्टी बनती है, इसी सतरंगी पट्टी को अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं और अपन कहते हैं प्रकाश के अवयवी वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। ये वर्णों का जो क्रम होता है, इस क्रम को आप इस फार्मूले से याद कर सकते हो। विबग्योर या बेजानी है पिनाला, बेजानी है पिनाला। ठीक है, उसके बाद में अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं गोलीय लेंस। गोलीय लेंस, लेंस आप जानते हो इनकी सतह पारदर्शी होती है, यानी प्रकाश आर पार गुजर जाता है। इस प्रकार के लेंस हम जानते हैं। गोलीय लेंस क्या होते हैं? 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ
गोलीय होते हैं लेंस कहलाते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ, अर्थात ये ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है दोनों पृष्ठ ही गोलीय हो, ऐसे भी हो सकता है। तो एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो ऐसे लेंस क्या कहलाते हैं? गोलीय लेंस कहलाते हैं। हमने इनकी आकृति का निर्धारण किया है, तो उसी प्रकार ये गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कौन से होते हैं? ऐसी आकृति के जो लेंस होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि वे लेंस जो बीच में से मोटे होते हैं, बीच में से मोटे होते हैं तथा किनारों से पतले होते हैं, ऐसे लेंस उत्तल लेंस कहलाते हैं। चूंकि ये देखिए ये उत्तल लेंस पे जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित यानी इकट्ठा कर देते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन से होते हैं उत्तल लेंस? वे लेंस जो बीच में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित यानी इकट्ठा करते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नंबर 2 अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, यानी वे लेंस जो बीच में से पतले होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं, बीच में से पतले और किनारों से मोटे होते हैं, ऐसे लेंस क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस कहलाते हैं। इस अवतल लेंस पे प्रकाश की किरण डालते हैं तो अवतल लेंस क्या करते हैं? प्रकाश किरणों को अपसरित कर देते हैं यानी फैला देते हैं, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये लेंस बीच में से पतले और किनारों से मोटे होते हैं। चूंकि ये प्रकाश किरणों को अपसरित करते हैं यानी फैलाते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। साथ में अपन उत्तल लेंस के प्रकार भी कर लेते हैं। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उभयोतल लेंस, समतलोतल लेंस और अवतलोतल लेंस। ये उभयोतल लेंस कौन से होते हैं? जिनके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। वे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, अर्थात इस प्रकार के जो लेंस होते हैं उन्हें उभयोतल लेंस कहते हैं। जिनमें दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयोतल लेंस कहते हैं। समतलोतल लेंस, समतलोतल लेंस कौन से होते हैं? ऐसे लेंस जिनमें एक पृष्ठ समतल तथा एक उत्तल होता है, ऐसे लेंस को समतलोतल उत्तल लेंस कहते हैं। अवतलोतल उत्तल लेंस, अवतलोतल उत्तल लेंस ऐसे लेंस जिसमें एक पृष्ठ अवतल होता है और एक पृष्ठ उत्तल होता है, ऐसे लेंस को अवतलोतल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, उभयोतल लेंस, समतलोतल लेंस और अवतलोतल लेंस। इसी प्रकार अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस और उत्तलावतल लेंस। उभयावतल लेंस कौन से होते हैं? वे लेंस जिनमें दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। उभयावतल कौन से होते हैं? जिनमें दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, ऐसे लेंस उभयावतल अवतल लेंस कहलाते हैं। समतलावतल उत्तल लेंस, समतलावतल अवतल लेंस वे लेंस जिसमें एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ अवतल होता है, ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं? समतलावतल लेंस कहते हैं। उत्तलावतल लेंस
वे पृष्ठ जिनमें एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ उत्तल होता है, ऐसे लेंस को उत्तलावतल लेंस कहते हैं। तो आपको यहाँ पे उत्तल और अवतल लेंस के प्रकारों की भी जानकारी हो गई होगी। अब अपन लेंस के विभिन्न भागों की जानकारी यहां करेंगे। लेंस के विभिन्न भाग, सबसे पहले यहां लिख देता हूं, लेंस के विभिन्न भाग। आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए इस भाग की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।